अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज मुल्क में सूरज को ग्रहण लगा। कोई खौफ का शिकार हुआ तो कोई शौक नज़ारा में मुब्तला, मगर हालात सबको भाया, खौफजदा लोगों से लेकर निडर अफराद तक। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना का खौफ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। और क्यों ना हो, आए दिन नए मरीजों और अमवात के रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। हर शख्स की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द कोरोना घिना जाए, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हुक्मरान तमाम इख्तलाफात भुलाकर इस मसले पर एक हो जाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। वबा की सूरत हाल में भी सियासी महाज गर्म है। रही सही कसर जस्टिस काजी फायज़ ईसा रेफरेंस के फैसले ने पूरी कर दी। ये फैसला अब भी अपनी जानिब हर खास व आम की तवज्जो मबजूल कराए हुए है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर भी जाने के लिए तैयार है और बमा अपने भारी भरकम जो महंगे ऑफिशल्स हैं उनके साथ। फिर बलूचिस्तान की भी सूरत हाल है। मेंगल साहब अलहदा नाराज़ हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। वो मौज़ूआत जो आज के इनसाइट में हिस्सा होंगे। हमारे साथ होंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, स्पोर्ट्स के मारूफ एंकर पर्सन याहिया हुसैनी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी। मगर आगाज़ गुफ्तगू होगा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन से। सियासत का मैदान हो या वकालत का मैदान हो, दोनों में अपना सिक्का बना चुके हैं। वेटरन्स में इनका शुमार होता है। दोनों इशूज़ पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज बेनज़ीर भुट्टो साहबा का यौम पैदाइश भी है, कुछ उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन पहले एतजाज़ साहब से जो केस का फैसला आया काजी फायज़ ईसा वाला, जहाँ पर सब जीते और अब उसमें सारे दोबारा पशेमान हो रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि अब क्या इसमें किया जाए, उस पर भी गुफ्तगू होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। एतजाज़ एहसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये दोनों तरफ से चेस की गेम हो रही है, एक मूव इधर से हो रही है, एक दूसरी तरफ से हो रही है, तो आखिरी मूव क्या होगी, आखिरी यानी एंड रिजल्ट इसका क्या होगा इस सारे चीज का? देखना है कि इसमें दो बातें हो गई हैं मेरे ख्याल में वाज़े। एक तरफ जज साहिबान का वेट दाखिल हो गया है कि जज साहिबान ने ज़्यादातर ने इस मामले को काजी साहब के खिलाफ फैसला नहीं दिया। दूसरी तरफ उसके हक में भी नहीं दिया और भेज दिया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। किस हवाले से भेजा है ये मुझे इस बात की इतनी समझ नहीं आती, क्योंकि ये काम अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद कर सकता है। उसको 60 दिन और 10 दिन और 15 दिन देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो कानून जो होगा उसकी उस मियाद में उसको चलना होगा चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। तो इसमें एक अंदेशा ये है कि जज साहबान ने एफटीआर पे डाल दिया। एफटीआर चाहे काजी साहब के खिलाफ फैसला दे दे और कुछ फाइंडिंग या रिपोर्ट दे दे तो वो उनके खिलाफ ये मामला चला जाएगा। दूसरी ये जा रही है कि जज साहबान ने ये इत्तफाक नहीं हुआ कि काजी साहब के खिलाफ जाए, क्योंकि वो अपने फेलो जज हैं, ही इज ऑल्सो ए जज। तो जज साहबान ने जज साहब की तरफदारी किसी हद तक जो नेचुरल है, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि बदनीयती परवर एक नेचुरल होती है वकला के साथ, डॉक्टरों के साथ। तो इस तरह ये एक कमराडरी दिखाई है, पर इसका नतीजा क्या निकलता है ये मुझे भी कहना मुश्किल है। ये कह मैं सकता हूँ कि ये नतीजा जो बज़ाहिर निकला है अभी तक ये नहीं निकलना चाहिए था। ये नज़र नहीं आता था कि ये निकल सकता है कि रेफरेंस को इन बुनियादों पर कलअदम करार दे दिया जाए, या ये कि शो कॉज नोटिस को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जारी किया है उसको इन बुनियादों पर कलअदम करार दिया जाए, जबकि ये खालिसतन इख्तियार ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है और किसी का नहीं है। जज साहबान के लिए ज़्यादा मुनासिब था अगर वो कहते, अगर उन्होंने इसको किसी के पास भेजना ही था तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही के पास भेजते कि वो फैसला करेगी कि ये काजी साहब से कोई गलती हुई है या नहीं।
एतजाज़ साहब, आपने शुरू में भी बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने रेज़ किए थे। जैसे ही फैसला आया आपने कहा था कि जब माइंड अप्लाई करने वाली बात है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू अप्लाई हिज माइंड, वो भी आपने कानूनी नुकात भी आपने उठाए थे। लेकिन मैं जो सवाल है जो मैंने पहले किया था उसको मैं रीफ्रेज़ करता हूँ कि 2 केसेस आपके हुए थे। एक तो आप खुद उसमें बड़े रूए रवान थे, इफ्तिखार चौधरी वाला केस, वहाँ पे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, उसका नतीजा भी हमारे सामने है। एक और केस भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत सिद्दीकी का, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया। मेरा सवाल है कि जो काजी फायज ईसा वाला केस है, ये इफ्तिखार चौधरी वाला केस बनेगा या शौकत सिद्दीकी वाला बनेगा? ये इफ्तिखार चौधरी वाला केस तो नहीं बन सकता। वो तो बन ही नहीं सकता। उसमें तो ये वजह ये थी कि उसमें हमने साबित कर दिया था कि रेफरेंस हुआ ही नहीं, कोई रेफरेंस है ही नहीं, कानूनन रेफरेंस कोई मौजूद ही नहीं। मिसाल के तौर पे उसकी वजह क्या थी कि रेफरेंस जब हो सकता है जब कोई जिसमें रेफरिंग अथॉरिटी जो है, जिसने रेफरेंस दाखिल करनी हो, यानी सदर या वजीर आजम जिसकी मशवरे पर उसने दाखिल करनी है, उन दोनों में से एक ने या कम से कम एक ने या दोनों ने अपनी माइंड अप्लाई की हो उस पर। अगर माइंड नहीं अप्लाई की उन दस्तावेजात पे या रेफरेंस को पढ़ा ही नहीं, तो वो रेफरेंस हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये फैसला, ये इस किस्म का फैसला इस नौयत का नवाज शरीफ के केस में 1993 में 11 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ के बारे में जो दस्तावेजात थी, क्योंकि उन पर माइंड अप्लाई नहीं की प्रेसिडेंट इसहाक खान ने, इसलिए 58(2)B के तहत वो अपना हुक्म पास नहीं कर सकते थे या राय नहीं दे सकते थे। मैंने ये बताया कि अर्ज की कि इसमें अब माइंड नहीं अप्लाई की गई। वो जज साहब ने पूछा किस तरह आप कहते हैं, मैंने कहा मैं ये साबित करूंगा कि इसको पढ़ा ही नहीं है, ना सदर ने, ना वजीर आजम ने, ना लॉ मिनिस्टर ने, ना लॉ सेक्रेटरी ने, ना अटॉर्नी जनरल ने, ना शरीफुद्दीन पीरजादा साहब बरहून ने जो उनके वकील थे, ना मलिक कयूम ने, ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी एक जज ने भी इसको पढ़ा नहीं है। जब तक क्यों पढ़ा इसलिए नहीं है, जो साबित होता है क्योंकि उन्होंने जो एक फैसला किया है, अबूरी फैसला जिस मुअत्तल किया चीफ जस्टिस साहब को, वो ही गलत फैसला है और वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो जज साहब बहुत हैरान हुए, वो कहने लगे आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि पढ़ा नहीं। मैंने कहा ये मैं 2 मिनट में साबित करूंगा। कहने लगे कैसे? मैंने कहा आप पैरा नंबर 32 पे आ जाए। पैरा नंबर 32 पे लिखा हुआ था, 32 का हिस्सा लिखा हुआ था और आगे लिखा हुआ था डिलीटेड, और सारा खाली पेज था, डिलीटेड लिखा हुआ था। मैंने कहा इसमें तो है कुछ नहीं जो डिलीट हुआ हो, और जो डिलीट किया हुआ है तो ये तो 33 को 32 बन जाना चाहिए। एक अगर किसी ने पढ़ा होता तो वो कहता कि ये देखो ये तो गलत, मतलब है टाइपोग्राफिकल इतना बड़ा एरर है। अच्छा नहीं एतजाज साहब, जो काजी इसी तरह मैंने कहा पैरा नंबर 36 को देखें, 36 लिखा हुआ है, आगे लिखा डिलीटेड, तो ये तो पढ़ा ही नहीं किसी ने। तो जज साहबान, बड़ा शोर पड़ गया अदालत में, जज साहबान आपस में बातें शुरू हो गए। मैंने कहा 400 सफ़े इन्होंने लगाए हैं, कागजात इन्होंने लगाए हैं इस रेफरेंस की तायीद में कि ये जो हमने इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी तायीद में ये रसीदें हैं। पेट्रोल की मिसाल के तौर पर पेट्रोल का इल्ज़ाम था, तो मैंने कहा ये भी इन्होंने नहीं पढ़े 400 सफ़े। तो कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा आप सफ़ा नंबर 64 देखें। 64 देखा गया तो एक पैम्फलेट था, बिल्कुल बेहुदा सा पैम्फलेट। उसमें उसका मजमून ये था, उसके मंदरजात ये थे, और बलूचिस्तान से गालबन किया हुआ था कि बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस साहब, जिनका जो भी नाम हुआ नाम नहीं लेता, जो है जो फला और फला है, लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस साहब भी फला और फला, और ये गालियाँ बहुत बेहुदा गालियाँ, तो वो भी उसमें शामिल था। हाई कोर्ट के तमाम एतजाज साहब भी तो हिस्टोरिकल हमारा यानी तारीख का हिस्सा है जो आपने वो किया, लेकिन इस वाले केस पे रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड जी बिल्कुल एग्जैक्टली, और जिस तरह आपने वो किया वो भी अब तारीख का हिस्सा है और सारा आने वाले वक्तों के लिए भी एक वो चीज़ मौजूद है। अब मौजूदा उस चीज़ पे आ जाते हैं, फायज ईसा वाले पे। अब मैं इस पे आता हूँ, एक जुमला सिर्फ बोल दूँ, आप ये हैरान नहीं हुए होंगे कि उस अदालत में, जिस अदालत में कुछ 300 वकील बैठा हुआ था, 13 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए थे, 8 सदर के
वकील थे, और स्वाय मेरे साथियों ने और मेरे 3 साथियों, किसी ने वो ये पढ़ा ही नहीं था रेफरेंस ना, और उसके बाहर अदालत के बाहर ना सदर ने ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के किसी जज ने रेफरेंस ही नहीं था पढ़ा हुआ, और चीफ जस्टिस को मुअत्तल कर दिया था। ये भी हुआ है इस मुल्क में, आपको दिखा रहा हूँ, और ये रिपोर्टेड जजमेंट है जी। अच्छा, अब ये मौजूदा वाले केस में भी लग रहा है कि किसी ने जिन्होंने पढ़ना था उन्होंने नहीं पढ़ा। अब सदर के पास भी आया, सदर ने भी उसको आगे भिजवा दिया। फायजीसा साहब वाले केस में भी इसमें फ़रोग नसीम साहब का किरदार, जिस तरह आपने शरीफुद्दीन पीरज़ादा का जिक्र किया, आप वाले इफ्तिखार चौधरी वाले केस में थे, यहाँ पे फ़रोग नसीम थे जो वजारत कानून छोड़कर वकील बनकर आ गए। इससे पहले ये एक MQM के भी रहनुमा थे, उनके भी वकील थे, उनका भी हाल हमारे सामने है। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी वकील बने ये, उसके बाद आर्मी चीफ़ के भी वकील बने, और अब फिर हुकूमत के वकील हैं। तो फ़रोग नसीम की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी सर? यार, किसी साथी वकील की परफॉर्मेंस पे मैं सर हुकूमत को भी अब कर रहे हैं, वज़ीर भी हैं सर, वज़ीर कानून भी हैं, तो यानी कुछ बेहतरी हो सकती थी वहाँ पे भी? बेहतरी तो हर काम में हो सकती है, स्वाय अल्लाह के काम में वही सबसे बेहतर करता है जिसमें कोई बेहतरी नहीं हो सकती, वही जानता है। उसके अलावा इंसान के तो हर काम में बेहतरी हो सकती है। पर अब फ़रोग नसीम अपने कहीं उन्होंने जो भी की होगी दयानतदारी से ही तो मेहनत की होगी। मैं एक सीनियर लॉयर है, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, की बातें भी दुरुस्त होंगी जो आपने फरमाई है, लेकिन ये बात उनकी जरूर अजीब लगी है कि एक दफा नहीं 2 दफा गालिबन वो लॉ मिनिस्ट्री छोड़ के और अदालत में आके पेश हुए हैं। ये कोई उनका अनोखापन नहीं था, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। चले, वो मल्टीपल रोल्स करने का भी होगा ना, कि जो मुख्तलिफ रोल भी वो अदा कर सकते हैं। एजाज साहब, इस पे तो आपने कमेंट नहीं किया, लेकिन दूसरी चीज़ पे मैं आपसे लाजमी मैं कमेंट चाहूँगा, वो होगा ये जो सारी जो सूरत हाल अब जारी है काजी फायजीसा वाले केस में, इसमें आपका एक कमेंट था कि वो जो ख़ुद सामने पेश हुए थे, आप अगर वकील होते तो आपने कहा कि मैं अलहदा हो जाता। फिर जज साहब का, मोअज़्ज़ज़ जज साहब का ख़ुद सामने आना, अपनी वाइफ के बिहाफ पे मैसेज डिलीवर करने, किसी और के ज़रिए भी किया जा सकता था, वो कैसा आपको नज़र आ रहा है? प्लस आगे बड़ी अहम जिम्मेदारियां भी आ रही हैं। अगर हम देखें 1996 वाला जो अल-जिहाद ट्रस्ट केस है, उसकी रूह से जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है वो भी आ रहा है, उसमें फिर गवर्नमेंट के भी केसेस आएंगे। जब एक मुनसिफ वाली पोजीशन पे बैठेंगे तो वो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हो जाएगी आगे 1-2-3 साल आगे, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें तो? ये जो खुद सामने आ गए हैं काजी साहब, जाती तौर पे तो मैं इसके एक अमूमी जो प्रिंसिपल है, अमूमी असूल है, उसकी बुनियाद पर जो सिर्फ वकला पे ही नहीं लगता, पर मैं समझता हूँ, मैं उनको ये मशवरा ना देता कि वो वापस आए, ये मैं कि वो खुद आए, मैं आपको ये अर्ज कर सकता हूँ। क्योंकि उसकी वजह है कि जिस तरह कोई सर्जन, और मेरे बड़े भाई सर्जन थे, वो कभी अपनी बच्चे, अपनी बेटी, अपनी किसी नवासे की नवासी पर ऑपरेशन खुद नहीं करते थे, खड़े हो जाते थे साथ पीछे, बल्कि कई दफा तो वो ऑपरेशन थिएटर में जाते ही नहीं थे। पर वो क्या असूल था कि सर्जन अपने आप से ऑपरेशन नहीं कर सकता। यही काम मैंने इस शर्त पे केस दिया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने मुझे 13 मार्च 2007 को वकील जब किया और कहा कि मेरे साथ चले, आप अभी पेश हो सुप्रीम जुडिशियल कमेटी काउंसिल में, तो मैंने उनको कहा मैं आपका वकील तो बन जाऊंगा, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, बहुत एजाज़ है कि आप मुझे वकील कर रहे हैं, चीफ जस्टिस हैं आप, पर मैं आपके से एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। तो कहने लगे फीस तो मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दूंगा। मैंने कहा फीस वाली बात नहीं है, बस बात यह है कि आपने इसके बाद, आज के बाद कोई मीडिया से बात नहीं करनी, प्रेस से किसी से बात आपने नहीं करनी, कोई एक प्रेस नोट नहीं जारी करना, एक टॉक शो में नहीं जाना, एक किसी को इंटरव्यू नहीं देना, कोई आपके सामने माइक रख के आपने बोलना नहीं। कहने लगे कि मैं 2 बहुत बड़े एंकर्स को अभी मैं कह के आया हूँ, बाहर जब आते हुए मिले हैं कि मैं बाहर आके आपसे बात करूंगा और आपके शाम के प्रोग्राम में आऊंगा। मैंने कहा अगर आपने जाना है तो आप जाइएगा, मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता।
लेकिन अगर आपने नहीं जाना और वकालत आपने मेरे से करवानी है तो आपने कोई एक बयान नहीं देना जब तक हमारा केस, जब तक मैं आपको चीफ जस्टिस की कुर्सी पे दोबारा बिठा नहीं लेता। कहने लगे वजह क्या है? मैंने कहा देखें, आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, आपके बारे में आप टॉक शो में जाएंगे किसी के भी, उसमें वहाँ बातें निकलेंगी, तो मेरे खिलाफ अगर निकल आई, मेरा कोई ताल्लुक भी ना हो, मैं आपका वकील नहीं हूँ, पर मेरे खिलाफ कोई बात आपने कह दी तो मैं उसका जवाब दूंगा, वो आप फिर उसका जवाब देंगे, फिर कोई और भी इससे पड़ जाएगा, फिर गवर्नमेंट आ जाएगी, आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काजी फैज ईसा इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इनको बहस में आना नहीं चाहिए, पर्सनल और पॉलिटिकल और पब्लिक बहस में आना ही नहीं चाहिए। तो ये मैंने कहा था कि मैं होता और अगर ये आते तो मैं तो अपने आप को रिफ्यूज कर लेता कि अब आप ही बात कीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ आपके लिए बात। नतीजा ये हुआ कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 2 साल मूवमेंट चलती थी। मार्च 2007 में वो बाजूल हुए, मार्च 2009 में वो दोबारा बहाल हुए। 2 साल मूवमेंट चलती रही, एक बयान उन्होंने नहीं दिया, एक भी बयान। वो अगर कोई साथी उनके पीछे पड़ जाते थे तो मैं साथ खड़ा अगर होता था तो कहते थे इनसे इजाजत दे दें, इतवार साहब से इजाजत दे दे तो मैं बयान दूंगा। कई मरतबा, मुतअद्दिद मरतबा हुआ, एक बयान नहीं दिया। जब आप बयान नहीं देते तो आप कंट्रोवर्शियल नहीं होते। अगर आप कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो आपके अपने जितने जज साहिबान कहते हैं, जब फैसला करने पे आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब आप तो सियासतदान हो गए। सियासतदान को एक बुरा अंदाजे से समझा जाता है, जो मैं समझता हूँ सियासतदान हमारे सब में सबसे ज्यादा मुकद्दस है। अभी भी बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो बहुत ही ताज़ीम के काबिल हैं, लेकिन वो सियासत एक वो कहते हैं कि जी आप तो सियासतदान हो गए, अब आप जज नहीं रहे। तो ये अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन सर जी, अब आगे सर अगले 2-3 साल में जो चीज़ें होंगी, जो केसेस होंगे, तो वो कैसे होंगे? अब ये दुश्वारी तो आएगी। ये तो मेरा ख्याल है हुकूमत, अगर ये पीटीआई की किसी वक्त हुकूमत रहती है या नहीं रहती और हुकूमत ये चली जाती है और मामलात इनके काजी साहब के रूबरू लगते हैं, तो ये तो दरखास्तें देंगे पीटीआई वाले के जी हमारे केस काजी साहब ना सुने। तो ये एम्बैरसिंग होगा काजी साहब के लिए मेरे ख्याल में। काजी साहब एक बड़ा नाम है, बड़ा जज है, बड़ा खानवादा है उसका, बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके खानवादे की पाकिस्तान के लिए। और टेम्परामेंटल ज़रा है, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी नहीं कुछ, पर वो हमारे जज साहब अब कुछ ज़्यादा ही टेम्परामेंटल के हो गए हैं। धीमे धीमे जज नासिरुल मुल्क जैसे ज़रा मुश्किल मिलते हैं। आपने देखा ही है गुज़िश्ता सालों में किस किस्म के जज साहबान आए। उसमें भी आपका बड़ा रोल था। इफ्तिखार चौधरी ने आपकी बात तो उस वक्त तो मान ली थी जहाँ पे बयानात नहीं दिए, लेकिन बाद में जो सो मोटोस लिए, फिर अखबारात की जो हेडलाइन लगती थी वो इफ्तिखार चौधरी साहब की लगती थी। और दूसरा, उन्होंने फ़ीस फिर बाद में दे दी थी आपको, जो आपने कहा कि मैंने फ़ीस शुरू में उन्होंने कहा, मैंने कहा ना दें, तो बाद में उन्होंने दी है या अभी तक वो पेंडिंग है उनकी तरफ? नहीं, कोई पेंडिंग नहीं है। अच्छा, इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब अपनी मुश्किल में खुद आए तो आपको वकील करे, या इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है कि आपका मुखालिफ जिसके नवाज शरीफ साहब ने भी आपको वकील किया था जी, आपको वकील करे। अच्छा, अब आपने कहा कि जी एजाज साहब, जिक्र किया आपने हुकूमत के लिए भी मुश्किलात होंगी और बाकी भी, और अगर गवर्नमेंट रहती है, आपने ये बात भी की काजी फाइज़ साहब वाले मामले में, तो क्या आपको ये गवर्नमेंट रहती हुई नज़र आ रही है? अब सियासी थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि जो परफॉर्मेंस है, जो एक दरिया का सामना था, उसके बाद एक और दरिया, फिर एक और दरिया, कि मुनीर नियाज़ी का शेर लगता है इन्हीं पे ही बिल्कुल सादिक आता है। तो एक अभी चीनी बहरान से नहीं निकलते, फिर IPPs बहरान, पेट्रोल बहरान, यानी सर्वाइव करती हुई गवर्नमेंट नज़र आती है आपको? बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि ये खुद अपने आप पे टांगों पे कुल्हाड़ियाँ मारते हैं। अगर इन्होंने किसी के खिलाफ फैसला करना है तो फिर इनको लिए ज़रूरी है
कि ये ना सोचें कि ये हमारा बंदा है या उनका बंदा है, फिर ये फैसला करें और उस पर अमल करें और अपने बंदों को भी उसी लाठी से आंकें जिससे दूसरों को आंकते हैं। ये इम्तियाजी सलूक जो करना चाहते हैं उससे तो नहीं काम बनेगा। और बाकी गवर्नेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नेंस की अब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इमरान साहब कराची जाते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब से नहीं मिलते। हमारी जो पहली गवर्नमेंट थी बीबी शहीद की 1988 में, जिसमें मैं वजीर दाखिला और वजीर कानून बना था, तो उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ थे। तो नवाज शरीफ इस्तकबाल करने नहीं आते थे। वजीर आजम जब आती थी लाहौर, वो नहीं आते थे, वो अपनी अड़ी में रहते थे। उनके पीछे आर्मी चीफ असलम बेग और प्रेसिडेंट इसाक खान थे और वो हमारे खिलाफ थे और उनके साथ थे, उनको बड़ा बना के रखते थे। तो हमें बहुत बुरा लगता था। और हम सियासतदान सियासत मामलात को सियासी तौर पे चलाने के तरीका हम इस्तेमाल करते थे, दरगुजर का तरीका। ये पीपल्स पार्टी भी दरगुजर का तरीका, मुराद अली शाह बड़ा सुलझावा आदमी है, उसने किया है। पर ये उसको चोट तो लगी होगी कि वजीर आजम कराची जाएं और उससे और ना मुलाकात करें। यानी जिस तरह आप कोविड की भी सूरत हाल है, मिलजुल कर सारों ने मिलकर ही मुकाबला करना है, क्योंकि पूरे मुल्क पे ये एक वबा, पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक फैली हुई है, वो भी करना है। आपने जिक्र किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी, आज उनका यौम पैदाइश भी है, कुछ उस हवाले से भी बात करूँगा। प्लस अब अगर गवर्नमेंट अगर डिलीवर नहीं कर रही, अल्टरनेटिव जो अपोजिशन है सर, उसकी तरफ भी तो आप लोग नहीं देख रहे ना। अपोजिशन को भी रिजेक्ट किया गया है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 2 साल में लोगों की राय बदल जाए कि वो अपोजिशन बिल्कुल ही आ जाएगी। इन दोनों चीज़ों पे एक लास्ट आपका कमेंट। देखिए, इसकी तो 2 चीज़ें। तीसरी ताकत तो फिर कोई ऐसी है जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और कानून और आइन के मुताबिक भी वो बात नहीं बनती। लेकिन इन हाउस तब्दीली कितना यानी रियलिस्टिक चीज़ है? कि ये पॉसिबल हो क्या कि इमरान खान को रिप्लेस किया जा सके? इज इट अ पॉसिबिलिटी? और ये आसानी से लोग मान लेंगे सारे? इन हाउस तब्दीली का मसला ये है कि मेरे ख्याल में असेंबली को बचाने के लिए पाकिस्तान की MNAs जो है वो तो शायद राजी हो जाए कि मुस्लिम लीग नवाज की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और बहुत सारे PTI के लोग भी निकल आए और कहें कि जी और के खान साहब अगर इस्तीफा दे देते हैं तो किसी और को मुंतखब कर लिया जाए। लेकिन खान साहब का वोटर नहीं मानेगा, वो बिल्कुल नहीं मानेगा, हरगिज़ नहीं मानेगा। वो वोटर जो है ना हमारे मुल्क में, वोटर जो पीपल्स पार्टी का वोटर है वो भुट्टो के नाम से ही है, भुट्टो के साथ। जो नवाज शरीफ का वोटर है वो नवाज शरीफ, वो इवन शहबाज शरीफ का भी नहीं है, नवाज शरीफ का ही है। नहीं है। और जो इमरान खान का वोटर है वो इमरान खान 100 गलतियां करता रहे, वो इमरान खान, वो थोड़ा है ज्यादा है वो इमरान खान के साथ, तो ये वो नहीं मानेगा। वो बड़ी सजा देगा PTI के MNAs को और कैंडिडेट्स को और इस ऐसी बात करने की। और मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है। पंजाब में तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। पंजाब में तो अगर आप 4 की मेजॉरिटी है इसकी बुजदार की, इसको हटाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं हटाते कि अगर बुजदार को कोई बन नहीं सकेगा फिर। आप कहें कि आप हट जाए तो नया चीफ मिनिस्टर ला ही नहीं सकते। 4 चीफ मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर उनकी अपनी जमात में से होंगे, फिर और जमातों में से होंगे, फिर चौधरी साहिबान होंगे, फिर हर कोई जिसके पास 10 मेंबर होंगे वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा होगा भट्टू साहब की तरह। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि इतनी आसान नहीं है कि आप बदल लें। पर इनके से गवर्नमेंट, इनके बस का रोक नहीं लगता। इनके बहुत बड़े फैसले करने पड़ेंगे इमरान खान को अगर उसने अपने आप को बहाल रखना है इस मौजूदा सूरत-ए-हाल। जी एतजाज़ साहब, इससे पहले कि आपसे इजाज़त चाहें तो मोहतरमा का भी आज यौम पैदाइश, कुछ आपके साथ, क्योंकि आपके यादें, बेनज़ीर यादें भी आपकी हैं, आपने उनके साथ भी काम किया हुआ,
उस हवाले से कुछ अल्फाज। बीबी बहुत कुछ छोड़ गई, बहुत यादें, बहुत बातें, बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार, बहुत उसके किरदार की जो अहमियत थी, और जो उसका आज कितनी ज़रूरत पाकिस्तान को बेनज़ीर भुट्टो की थी, एक शख्सियत की थी, शायद पहले कभी ना थी। और आज अगर वो होती तो जितनी वो जीवट थी, जिस कदर वो अपने मुखालफों को साथ लेके चलना जानती थी, जिस तरह वो उलझे हुए मामलात को सुलझाना जानती थी, जिस तरह वो मुश्किलात का डट के मुकाबला करना जानती थी, जिस तरह वो हर दुश्वारी से हंस के और बगैर किसी जिक्र में वो निकलना जानती थी, जिस तरह वो फॉरगिव करना, दरगुजर करना जानती थी, ये सब वो बातें हैं जो आज उस लीडर की में जरूरी है जो पाकिस्तान को चला रहा हो। और ये बेनज़ीर भुट्टो इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त की ज़रूरत, बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और वो उसकी शहादत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान। जी बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़ एहसन साहब। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर वकील पी, सीनियर सियासी रहनुमा पी एतजाज़ एहसन साहब। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान की फेवरेट जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, वो है क्रिकेट। क्रिकेट का सीज़न एक दफ़ा फिर, क्रिकेट का मौसम पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर वापस आ रहा है। पूरी कौम को बेचैनी से इंतज़ार है पाकिस्तान के दौरा है इंग्लैंड का। लेकिन ये जो बीच में टाइम हुआ था PSL के बाद से, ये हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था, खुद एहतसाबी का टाइम था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, एहसान मानी को, वसीम खान ने, इन्होंने देखना था कि इन्होंने क्या किया अब तक, क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, और जो प्लानिंग का बेहतरीन टाइम एक मिला था, इस पर किस हद तक अमल हुआ। पाकिस्तान टीम के बारे में भी जो डिसीजंस हुए हैं, जो टीम गई है, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। याह्या, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फवाद खुर्शीद साहब अपने शो में इनवाइट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। या मैं बात कर रहा था कि बड़ा टाइम मिला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अपनी जो इस्लाह करें, खुद एहतसाबी के अमल से गुजरें। क्या एहसान मानी ने डिलीवर किया, वसीम खान ने डिलीवर किया, जो हमारी मैनेजमेंट है क्रिकेट टीम की, उनको भी इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था, कुछ फैसले उन्होंने किए। लेकिन क्या आप मुतमईन हैं एहसान मानी और वसीम खान ड्यूओ से कि उन्होंने जो कुछ करना था वो किया, डिलीवर किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर डायरेक्शन में रवाना हुआ है? लोगों की जो इमोशन है वो इस खेल के साथ अटैच है, लोगों के इस खेल के साथ दिल धड़कते हैं, और लोगों का मूड जो है वो स्विंग होता है टीम की कारकर्दगी के साथ। और जहां तक आपका ये सवाल है कि क्या डिलीवर किया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने, क्या डिलीवर किया एज अ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने, तो इसका बहुत ही सीधा और साफ जवाब है अब तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले हैं उनमें ना तो पुख्तगी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ेकार पर जो सवालात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो वेरी फर्स्ट डे से इन दो अशखास के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट होने से दिखाई दे रहे हैं। मैं बार बार ये बात करता हूं कि हमको किसी की नीयत पर शक करने की कोई जो है वो आज़ादी नहीं है, हम इस हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमें यहाँ पर डिलीवरी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एतबार से काम करने के हवाले से। सितंबर 2018 में टेक ओवर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज अ चेयरमैन एहसान मानी साहब ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ फरवरी 2019 में एसोसिएट हुए वसीम खान साहब, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और अब चीफ एग्जीक्यूटिव। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का धड़न तख्ता होता रहा है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अपने ओहदों से मुस्ताफी होते रहे हैं, उनको अपने ओहदों के हवाले से जो है वो जगह खाली करनी पड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस। इस क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। अब 5 साल मंसूबे को अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं तो पहली लाइन में लिखा हुआ है एहतसाब और शफाफियत। आप मुझे ये बताएं कि आप एक इदारे के साथ एसोसिएट हैं, वो कौन सा इदारा है, वो कौन सा मंसूबा है
जिसमें ये दो लफ्ज नहीं लिखे होते, एहतिसाब और शफाफियत के। तो आप इनके काम करने के अंदाज से अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह ये डायरेक्शन के साथ, बगैर मंसूबाबंदी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मेरा यह सबसे पहला एक हमारा क्रिकेट बोर्ड का आइन भी था जो हमने बात की थी, करेंगे। फिर जो कोविड वाली सूरत हाल है, कोविड में पूरी दुनिया में डाउन साइजिंग हो रही है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, तो क्रिकेट बोर्ड की डगर देखें वो तो मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपके जो टॉप हैवी बोर्ड है, जो भारी तनख्वाहों पे जो काम कर रहे हैं, आपके एहसान मानी चेयरमैन हैं, वसीम खान आपके CEO हैं, फिर आपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को रखा हुआ है, समी बर्नी साहब को आप ICC से लेकर आ गए, उनकी भी मीडिया टीम है, और बड़ी भारी मुआवजों पे सबको रखा हुआ है। तो ये कॉस्ट कटिंग मेजर्स एक तरफ और एक तरफ ये भारी तनख्वाहें, फिर क्रिकेट बोर्ड की हमारी हालत आप देख लें, क्या इतना अमीर बोर्ड है हमारा कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, या यहाँ पे भी कुछ हमें इकदाम करने पड़ेंगे? फवाद खुर्शीद साहब, 1996 में हमने ICC का आखिरी इवेंट होस्ट किया था भारत और श्रीलंका के साथ। 2011 वर्ल्ड कप हमको बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका के साथ होस्ट करना था। अनफॉर्चुनेटली जो 2009 मार्च में एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में श्रीलंकन टीम के साथ पेश आया, तो हम होस्टिंग से महरूम हो गए। 2008 में हमने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की कराची में मेजबानी की। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास थी, वो नहीं हो सकी। यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो कि 2015 वर्ल्ड कप का मेजबान था, इंग्लैंड जो कि 1999 वर्ल्ड कप के बाद 2019 वर्ल्ड कप को होस्ट करता है, 2004 ICC चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करता है, 2009 ICC वर्ल्ड कप T20 को होस्ट करता है। ये वो दो क्रिकेट बोर्ड हैं जिनके निजाम पर, जिनके काम करने पर लोग मिसालें देते हैं। लेकिन ये दो क्रिकेट बोर्ड अपने लोगों की सैलरी में कटौती कर रहे हैं, अपने इजाफी स्टाफ को घर भेज रहे हैं, अपने बोनस में कट डाउन कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कौन सा ऐसा कानून का खजाना आ गया है कि लाखों रुपए की तनख्वाहों पर आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोगों को जो है वो इंडक्ट किया जा रहा है। एहसान मानी साहब बबांगे दहल ये बात कर रहे हैं कि जनवरी एंड जुलाई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सालाना ग्रांट है वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स को मिलती है। लेकिन उन्होंने 14 अप्रैल 2020 को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो उनके इंटरव्यू की शक्ल में रिलीज की थी, उसमें कहा कि जनाब हमें महफूजात हैं कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमारी ये ग्रांट को रोक ले। तो जब इस तरह के मामलात हैं, दुनिया इस तरह सोच रही है। एहसान मानी साहब ये कह रहे हैं कि नए टीवी राइट्स, नए कमर्शियल मामलात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो मराद, वो पैसे शायद ना मिले जो माजी में मिला करते थे। दुनिया की तब्दीलियों, दुनिया के मामलात में तगय्युरात, मुआशी तब्दीलियों के तनाजुर में। तो अब एहसान मानी साहब से कोई ये सवाल करे कि जो कि माहिर माशियात के हवाले से एक खास काबिल आदमी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो मालियाती कमेटी है उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो वो इन तमाम सवालों का बेहतर अंदाज में जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड कैसे जवाब देगा? समीउल हसन बर्नी साहब की आपने बात की कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से आए हैं, अभी तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदाज में ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को एक प्रिंट मीडिया और एक टीवी मीडिया के अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस अंदाज में वो रोड वीडियो अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो रोज कोई ना कोई स्टोरी बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया अकाउंट पर देते हैं। देना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, इतनी बड़ी टीम लेकर आए हैं, लेकिन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है माजी के बरक्स? मेरा नहीं ख्याल। दूसरी तरफ एहसान मानी साहब हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब हो गए। जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कानूनी मामला चल रहे थे, उनके बारे में अखबारात में ये खबरें छपी, 80 लाख रुपए सिर्फ उनके सफरी खराजात पे लगे। वो पाकिस्तान की माजी में कानूनी मुशीर हुआ करते थे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। वसीम खान जो माजी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब इस क्रिकेट बोर्ड में अगस्त 2009 के नए आईन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए हैं। मीडिया के सामने आने के हवाले से बड़े खाइफ नजर आते हैं, सिलेक्टेड मीडिया को फेस करते हैं। अंदाजा आप ये करें कि पाकिस्तान सुपर लीग की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी साहब से जब मालियाती मामलात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सवाल होता है तो वो ये कहते हैं कि ये फोरम नहीं है। वसीम खान साहब का मामला ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 5 साला मंसूबा वीडियो में अपने मामलात को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इंग्लिश जबान में, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 5 साला मंसूबा है। तो मैं इस पर क्या कहूं, रोऊं, क्या कहूं, क्या ना कहूं?
अच्छा या अब दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक, जब आपका टीम आ रही थी आपकी बांग्लादेश श्रीलंका की, उस वक्त था कि एशिया कप पाकिस्तान में होना है। सौरव गांगुली ने उस टाइम पे कह दिया था कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा। हमने कहा कि अभी कोई इस पर फैसला नहीं हुआ, पाकिस्तान में ही होगा, हम अपना राइट दस्तबरदार नहीं करेंगे। लेकिन डील की बात उस वक्त चमगोइयाँ हो रही थी। अब हुआ यही, अब एशिया कप पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका होगा, पाकिस्तान ने स्वैप कर लिया। तो ये जब पहले ही पता था तो बता देते, कम्युनिकेशन क्लियर करें। दूसरा, जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है इंग्लैंड के लिए, 29 मेंबर टीम है, 29 मेंबर हैं इसमें। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो आपने इतने फैन फेयर के साथ, इतना पैसा आपने उसमें इन्वेस्ट किया, 6 टीमें बनाई, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर कौन है इस टीम में? या उनको अगर आपने शामिल नहीं करना था तो फिर इतना रिवैम्प करना, इतना फैन फेयर करने की क्या ज़रूरत थी? दोनों सवालों के जवाब। बिल्कुल दुरुस्त बात की फवाद खुर्शीद साहब आपने, और अब ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है। लोग इस बारे में सवालात कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर दें। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर आपने 1 अरब से ज़ायद रुपए लास्ट ईयर खर्च किए। आपका जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है बाबर हमीद साहब की सरबराही में काम कर रहा है, इतना जो है वो पैशनेट है, इतना मुतहर्रिक है कि पिछले साल के साथ इस बार भी वो आपके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर तलाश करने में नाकाम रहे हैं। तो लाखों रुपए की तनख्वाह आप उनको किस मद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट से दे रहे हैं? एशिया कप की आपने बात की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में सौरव गांगुली ने कहा कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है वो भारत में इंटरव्यू दे रहे हैं कि जनाब नहीं, अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। अब मामला यह है कि श्रीलंका के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी जो बारी थी उनके साथ जो है वो स्वैप कर लिया है। फिर दूसरी तरफ आपने सवाल किया कि 29 लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में उन 29 लोगों में क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जो डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है? उसका जवाब है नहीं। तो यहां पर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट जिसके ऊपर आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो बंद कर दें ये डोमेस्टिक क्रिकेट। आप जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट का वैसे ही पहले जनाजा निकाल चुके हैं, और आपके चेयरमैन ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को कोर्ट में ले जाने वाले वो लोग हैं जिनका नान नफका बंद हो गया है, जो कि कंसल्टेंसी के नाम पर पैसे लेते थे। तो जरा मुझे ये भी बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह यू टर्न लेने में मास्टर हैं। उन्होंने पहले ये कहा कि सरफराज अहमद की कप्तानी कहीं नहीं जा रही। पूरी दुनिया ने देखा कि सरफराज अहमद की कप्तानी कैसे उनके हाथों से निकली, रेत की तरह फिसल गई। उन्होंने ये कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने सरफराज की भी बात की। अब सरफराज टीम में भी है, इस पर तफसील से आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा फैसला जो हुआ था, बैटिंग कोच की हैसियत से यूनुस खान पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को ज्वाइन करेंगे। अब ये टीम मैनेजमेंट वही है कि जो आप, जब मैं आपके साथ शारजा में भी था, जो इंग्लैंड की सीरीज़ थी उसमें भी यही लोग थे। वकार यूनुस वक्त कोच थे, अब बॉलिंग कोच हैं, मिसबाह कप्तान थे, अब वो हेड कोच आ गए हैं। इसी तरह यूनुस खान खेल रहे थे वहाँ पे, अब वो बैटिंग कोच है। मुश्ताक अहमद उस वक्त थे, अब मुश्ताक अहमद फिर इनके साथ हैं। तो टीम मैनेजमेंट वही है, तो नई सोच कहाँ से आएगी? और दूसरा जो यूनुस खान का फैसला है, देखिए एज अ प्लेयर यूनुस खान इज़ अ ग्रेट, पाकिस्तान का ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर है, हाईएस्ट रन स्कोरर है, 118 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 34 सेंचुरियाँ, यानी कोई उसमें दो राय नहीं। लेकिन उनको लाने का तरीकाकार, क्या अप्रूवल हुआ, क्या प्रोसीजर फॉलो हुए, क्या अखबार में इश्तिहार दिया गया, क्या कंपेटिटिव उसमें लोगों के दरख्वास्तें लेकर आए कि अब यूनुस खान को अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लेकर आ रहे, तो इस पर भी सवालात उठते हैं कि बोर्ड कर रहा क्या है और क्या बोर्ड से ये चीज़ नहीं मैनेज हो पाती? बिल्कुल, ये सवाल भी आपका बड़ा वजन रखता है। डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी, मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के नदीम खान, जुनैद जिया जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस के बाद, ठीक है, यूनुस खान जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हुए किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्तगी का तरीक़ाकार क्या शफाफियत पर मबनी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड क्या कर रहा था, उनसे मंजूरी ली गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक क्रिकेट कमेटी है जिसके नाम नहाज सरबराह इकबाल कासिम साहब है, क्या उनसे मशावरत की गई? ये एक इदारा है, और इदारे इस तरह नहीं चला करते हैं कि वसीम खान ने यूनुस खान को फोन कर दिया और फोन करके उनको इस बात पर आमादा कर लिया कि वो दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होंगे। यूनुस खान 10,000 रन, 34 टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरियां, उनके क्रेडेंशियल के ऊपर कोई सवाल नहीं है। यूनुस खान को कोई भी बोर्ड बुलाएगा, उनको जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए। लेकिन
क्या वसीम खान ने उन प्रोसीजर को, उन एसओपीज को फॉलो किया, लोगों को एतमाद में लिया? तो अब सवाल यह है कि ये क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है? वसीम खान चला रहे हैं, जिनके 3 साल पूरे होने के बाद अगर ये हुकूमत ना रही, अगर ये बोर्ड ना रहा, तो उनका अपना मुस्तकबिल क्या होगा ये शायद उनको भी नहीं पता, और वो अगली फ्लाइट से टिकट कटाकर अपने वतन रवाना हो जाएंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले तने तनहा कैसे कर रहे हैं, क्रिकेट कमेटी को खत्म कर दें, गवर्निंग बोर्ड को खत्म कर दें, ये सारे मामला कैसे चल रहे हैं, समझ से बाहर है। अच्छा, अब सरफराज पे आ जाते हैं। आपने भी जिक्र किया सरफराज को। अब 29 मेंबर टीम में सरफराज भी जा रहे हैं। रिजवान, जिनको उन्होंने कहा कि हम खिलाएंगे रिजवान को, जब आपने खिलाना रिजवान को था तो सरफराज जो आपके साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, आपकी खिदमत है उनको, क्या वो कप भी लेकर आए आपका चैंपियंस ट्रॉफी का, तो अब वो पानी का कप लेकर ग्राउंड में जाना शुरू हो जाएंगे, यही काम वो करेंगे, तो उनको क्या जॉय राइड दे रही है? क्या फ़ायदा है सरफराज को भेजने का? प्लस जब क्वारंटीन में इतने क्लोज ये सारे लोग रहेंगे, बाहर से इंटरेक्शन नहीं होगा, तो फिर वो टीम में कोई फ्रिक्शन नहीं आएगी कि सरफराज भी मौजूद हैं, साबिक कप्तान भी हैं, सीनियर प्लेयर भी हैं, और रिजवान पे भी अनड्यू प्रेशर आपने डाल दिया, परफॉर्मेंस का भी हो गया, अब सरफराज खेलेंगे नहीं, दूसरा रिजवान आपका खेलेंगे, तो ये सारी चीज़ें मिसमैनेजमेंट है। किसी यंगस्टर को मौका दे देते अगर आपने एज अ स्टैंड बाय किसी को कैरी करना था। सरफराज के साथ क्या ज्यादती नहीं है? फवाद खुर्शीद साहब, बात दरअसल ये है कि प्रेशर रिजवान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट टीम के कप्तान ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है, अजहर अली साहब ने, कि हम कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तीनों टेस्ट मैच में रिजवान ही खेलेंगे। मिसबाह उल हक ने कह दिया कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन फर्स्ट चॉइस रिजवान होंगे। आपके जो T20 और वनडे के कप्तान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी डोरें बाहर से हिलाई जाती हैं, बाबर आजम की, वो रिमोट कंट्रोल कप्तान है, वो ये कह चुके हैं कि अगर सरफराज अहमद को परफॉर्म करना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। वकार यूनुस साहब ये कहते हैं कि जो कि बॉलिंग कोच है, पाकिस्तान सुपर लीग में कमेंट्री के फराइज अंजाम दे रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए सरफराज की कारकर्दगी में कुछ गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी। तो अब सरफराज अहमद, आपने कहा कि पानी पिलाने के लिए, गेंदे उठाने के लिए जाएंगे इंग्लैंड, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। कुछ वहां पर गप्पे मारने के लिए भी जाना है, प्लेयर्स को, आपने लोगों को लेकर जाना है, तो सरफराज अहमद को आप लेकर चलेगा, क्योंकि आपने उनको भी तो करना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में डालकर। तो अब आपने ये भी तो बताना है कि जी हम इनको लेकर जा रहे हैं। वो सरफराज अहमद जो 2016 में पाकिस्तान टीम की फर्स्ट चॉइस थे, वो सरफराज अहमद जो 2017 में कप्तान थे, वो सरफराज अहमद जो 2018 में कप्तान थे, वो सरफराज अहमद जो 2012 इंग्लैंड में कप्तान थे। 4 साल एक खिलाड़ी कप्तान की हैसियत से इंग्लैंड जाता है, और अब वो सिर्फ पानी पिलाता हुआ दिखाई देगा, अब वो गेंदे उठाता हुआ दिखाई देगा, अब वो प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उस खिलाड़ी की टेस्ट टीम में ना कोई जगह थी, ना कोई जगह होगी। अच्छा याहिया, एक और प्लेयर जिनका बड़ा नाम लिया गया था, शर्जील खान, कि जी उनका कम बैक हो रहा है, मुश्किल टाइम भी गुजारा उन्होंने, गलती थी उसकी सज़ा भी भुगती उन्होंने, तो PSL में भी था कि शर्जील को आना चाहिए, हमें T20 के लिए खासकर पावर हिटिंग, उनका जो लेग साइड के शॉट्स हैं, उस हवाले से बड़ी बातें हो रही थी, चर्चा हो रहा था। टीम में उनका नाम फिर नहीं है, तो शर्जील खान साहब को फिटनेस पे काम करना होगा या फिर अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे बोर्ड में? देखें फवाद खुर्शीद साहब, पाकिस्तान टीम में जो कप्तान नहीं होता वो टीम में आ जाता है, जो कप्तान होता है वो मुस्तकबिल में टीम में नहीं होता। सरफराज अहमद इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। तो शर्जील खान को भी कोई मसला नहीं है, उनको जिस धूम धड़के से आप लेकर आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, 199 रन उन्होंने बनाए पाकिस्तान सुपर लीग के 10 मैचों में, 150 के साथ, और फिलहाल तो उनकी टीम में जगह बनी नहीं, लेकिन उनको परफॉर्मेंस दिखाने की मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है। उनको दूसरों की परफॉर्मेंस पर एतबार करना होगा, दूसरों की परफॉर्मेंस पर इंतजार कर रहा है, वो गेंद को पकड़ नहीं सकते हो, वो टीम में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सैयद याहिया हुसैनी। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। दो टोक तज्जिए और तबसरे आपने उनके सुने। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर कुछ बलूचिस्तान की बात करेंगे। वहाँ पे भी अब जिस तरह मेंगल साहब भी अलहदा हो रहे हैं, बलूचिस्तान का बजट भी आया है, कोविड का भी चैलेंज है वहाँ पे, और लोकस्ट का भी जो ब्रीडिंग ग्राउंड है बलूचिस्तान बना है, तमाम अमूर पे गुफ्तगू होंगे। लियाकत शाहवानी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, हमें ज्वाइन करेंगे आफ्टर अ क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान आजकल वैसे भी खबरों का महवर बना हुआ है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो रहनुमा अख्तर मेंगल हैं, वो भी बलूचिस्तान के हकूक़ और अपनी जो निकात हैं उन पर अमल दरामद ना होने की वजह से गवर्नमेंट से अलहदा हो गए।
बलूचिस्तान की हुकूमत के बारे में भी कुछ था कि कुछ लोग नाराज़ हैं लेकिन वो फिर राज़ी हो जाते हैं। तो सूरत हाल है क्या वहाँ पे? कोविड का चैलेंज है, टिड्डी दल जो ओरिजिनेट कर रही है बलूचिस्तान में, अब उन्होंने अपनी जो अफजाइश हो रही है वो भी एक बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उधर से ही पूरे मुल्क में वो फैल रही है। तो वहाँ के बारे में भी हाल ही में बलूचिस्तान का बजट भी आया, कई खबरें जमा हैं। बात करने के लिए तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम। लियाकत साहब, इश्यूज तो काफ़ी जमा हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेंगल साहब ने जो बलूचिस्तान का, उन्होंने कहा कि नेगलेक्ट किया जा रहा है, ये बात कितनी दुरुस्त है? क्योंकि आप बलूचिस्तान हुकूमत का भी हिस्सा हैं और जाहिर बात है लोग के पास, आपकी हुकूमत के पास तो बलोच लाइफ मैटर्स, अब ये भी एक बात आ रही है। तो बलूचिस्तान में क्या हालात इतने ख़राब हैं जितना मेंगल साहब कह रहे हैं, या इतना नहीं है? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं, डेप्रीवेशन है, पसमानदगी है, बदहाली है, मफलूकुल आली है, कि रूट्स तो पास्ट में मिलते हैं, आज की बात नहीं है। तकरीबन हर दौर में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता रहा, बलूचिस्तान को डेवलप नहीं किया गया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान दीगर सूबों से जो है बहुत पीछे रह गई। इस वक्त मुल्क का सबसे गरीब सूबा बलूचिस्तान है, हालांकि वसाइल के लिहाज से सबसे अमीर तरीन सूबा वो भी बलूचिस्तान है। जियोग्राफी आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की आबादी कम, लेकिन उस कम आबादी को भी आप देखें कि खत गुर्बत से तकरीबन 70% से ज़ायद लोग जो खत गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स देख लें, हेल्थ के सेक्टर जहाँ पर भी देख लें, बलूचिस्तान के इश्यूज बहुत गहरे हैं। और गुज़िश्ता हुकूमत में जब सीपैक आया, अब उस सीपैक का जो हार्ट है, जो दिल है, वो गवादर है। गवादर के बगैर सीपैक का तस्वर नहीं। लेकिन उस तमाम सीपैक के एनर्जी के पोर्टफोलियो में बलूचिस्तान को क्या मिला? एक अब में पावर प्लांट और ग्वादर में छोटी सी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ी सी डेवलपमेंट, और इसके अलावा बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। रोड सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में शाहवानी साहब, आप गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, गवर्नमेंट आप यानी एक तरह से गवर्नमेंट हैं, तो ये काम तो आप लोगों के करने हैं ना। अब गुज़िश्ता 2 सालों में क्या कुछ बेहतरी हो रही है, या जो मेंगल साहब बात कर रहे हैं कि वही चीज़ है? देखिए, मैं तो ये आपको पास्ट का बताया था, सीपैक तो गुज़िश्ता गवर्नमेंट में शुरू हुआ। तो ये जो बर्डन है, मेनली ये पास्ट का बर्डन है। अब मेंगल साहब इस पास्ट के बर्डन को पूरा जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पर लाद रहे हैं। ये भी गैर मुनासिब रवैया है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बलूचिस्तान के आवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहली दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनकी पार्टी को पहली दफ़ा मौका मिला है। पास्ट का कोई ऐसा बर्डन नहीं है इमरान खान साहब पे, यानी उसने किसी सूबाई हुकूमत को ख़त्म नहीं किया बलूचिस्तान का, किसी ऐसी साजिश का हिस्सा वो नहीं रहे। उनके दौर में बलूचिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त नहीं आया। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर में बलूचिस्तान में बेहतरी होगी। गो के गुज़िश्ता जो PSDP है फेडरल, उसमें बलूचिस्तान का जो शेयर है फेडरल PSDP में, वो भी बढ़ाया गया। इस दफ़ा फिर APCC की मीटिंग में बलूचिस्तान के जो ऑलमोस्ट 50% जो उसकी स्कीमात हैं उनको डिलीट करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो ऑन ग्राउंड चैलेंजेस हैं उनमें एक कोविड का भी ऑन गोइंग चैलेंज है, फिर टिड्डी दल का भी है। ये दोनों जो ट्विन चैलेंजेस है, उनसे आपकी हुकूमत कैसे ओहदा बरा हो रही है, कैसे आप उसको टैकल कर रहे हैं? बजट में भी आपने एलोकेशंस की हैं टिड्डी दल के लिए भी, कोविड के लिए भी। अब कोविड बाकी मुल्क में तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बलूचिस्तान में उसकी जो रफ्तार है वो ज़रा कम है। तो ये दोनों चैलेंजेस से कैसे आप लोग फेस कर रहे हैं इन दोनों को? नहीं, रफ्तार जो है कम नहीं है, यहाँ पर भी बहुत फैल रहा है। बलूचिस्तान के सिर्फ 3 अजला ऐसे हैं जहाँ पे कोई कोविड का जो है केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बाकी 30 डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड फैल रहा है, ख़ुसूसन कोयटा में 81% ओवरऑल बलूचिस्तान के केसेस यहाँ पे हैं। 9,300 से ज़ायद केसेस अब हो चुके हैं, और मजमूई तौर पे 22.1% जो है जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसका पॉजिटिव आ रहा है। दीगर सूबों में थोड़ी ये रफ्तार हालांकि कम है, पंजाब गालिबन 90% है, और इसी तरह उसके बाद जो है सिंध है, KP है। तो केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। अपने जो चैलेंज का आपने जिक्र किया, गुज़िश्ता साल भी हमने 6 अरब रुपए कोविड को कम्बैट करने के लिए रिलीज किए, जिसमें हमने काफ़ी हॉस्पिटल्स
आइसोलेशन फैसिलिटीज, क्वारंटाइन सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश किए, 2148 बेडेड सिर्फ आइसोलेशन फैसिलिटीज हमने इस्टेब्लिश किए 96, और 68 क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश हुए, राशन फराम की। इस दफ़ा हमने 8 अरब रुपए कोविड को कम्बैट करने के लिए कोविड रिस्पांस के नाम से एक एलोकेशन हमने की, और 8 अरब रुपए उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी हमें देंगे, जो बनते हैं 16 अरब। तो फोकस हमारा कोविड पे है, और मजमूई तौर पे जो हेल्थ का बजट है उसमें 32% हमने नॉन डेवलपमेंट में इजाफा किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कितना अपना फोकस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ किया हुआ है। तो कोविड के साथ साथ दीगर जो हमारे इदारे हैं, तालीमी एजुकेशन सेक्टर है, और एग्रीकल्चर है, सोशल वेलफेयर, उसमें भी हमने फोकस रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मेन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ये सेक्टर्स होंगे जी। लेकिन अब टिड्डी दल का भी अब चैलेंज आ गया। टिड्डी दल भी यानी ओरिजिनेट वो कह रहे हैं कि ब्रीडिंग ग्राउंड बलूचिस्तान बन गया है उधर के लिए, उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा पंजाब, सिंध, सबका, बल्कि इंडिया तक का ये प्रॉब्लम अब होगा। देखिए, टिड्डी दल की हद तक तो ये है कि हमारा स्ट्रेटजी, ये एनसीसी की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब उसको चेयर करते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सीएम साहब ने यही बताया कि जब यहाँ से टिड्डी दल जो है उसकी अफजाइश हो रही है, या गेटवे ईरान से वहां से टिड्डी दल आते हैं और बाकी सूबों में फैल रहे हैं, तो बाकी सूबे अपने वसाइल वहां जाया करने की बजाय वो बलूचिस्तान पे खर्च करें, एनडीए में बलूचिस्तान पे फोकस करें। पाकिस्तान के 66 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त टिड्डी दल का एग्जिस्टेंस है, उसमें 32 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के हैं, यानी 50% केसेज यहाँ हैं। तो अगर ये सारे वसाइल आप यकजा करके यहीं पर बलूचिस्तान में उसको तल्फ कर दें, तो ज़ाहिर है यहाँ तल्फ होगा तो दीगर सूबों में जाएगा ही नहीं। तो एक तो ये हम स्ट्रेटेजी हमने सजेस्ट की है, जिसपे अभी तक एनडीएमए ने, बाकी सूबों ने कोई अमल दरामद नहीं किया, और एनडीएमए ने अब तक सिर्फ हार्डली कोई 1 करोड़ रुपए जो हमें फराम किए हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। अगले हफ्ते मजीद